अस्सलाम वालेकुम। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान अफेयर के कंटेक्स्ट में। डॉक्टर इशरत हुसैन ने कुछ रिकमेंडेशंस रखी थी सिविल सर्विसेज को सामने रखते हुए। उनमें जो प्रॉब्लम्स थे उनको सामने रखते हुए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस प्रपोज की। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। ये एक टॉप एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, और इन्होंने पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सर्व किया है। और इनकी रिकमेंडेशंस में जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को या फिर इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर लें कि वो इस वजह से उन्होंने रिकमेंड की हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्रिपल कर रही है। और इंटरनेशनल इंडिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान में, वो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, वो बहुत ही हार्ट फ्रेंचिंग इंडिकेटर्स हैं। तो जैसे मैं अगर पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करूं तो इसमें कल्चर है करप्शन का, इसमें फेवरेटिज़म है, इसमें नेपोटिज़म है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टॉप अथॉरिटीज़ के बहुत ज़्यादा टॉप अथॉरिटीज़ में लाइक जो ऑफिसर्स होते हैं पुलिस सर्विस में या फिर किसी और सर्विस में, उनको सुपरसीड किया जाता है। और इसकी मिसाल एडी ख्वाजा हैं जो कि पुलिस सर्विस में एक वेरी अक्लेम्ड पुलिस ऑफिसर थे, उनको सुपरसीड किया गया उनके एक जूनियर की तरफ से जो कि ब्लू आइड थे टॉप अथॉरिटीज़ के। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर इशरत हुसैन ने प्रपोज़ की थी कुछ रिकमेंडेशंस, जिसमें इंडक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैरियर प्रोग्रेशन एंड प्रमोशन, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स और रिटायरमेंट के हवाले से उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। सबसे पहले वो इंडक्शन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। जो CSS का आम एग्ज़ाम होता है जिसमें आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप जाके CSS का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना आ जाते हैं। तो इनको फ़िल्टर करने के लिए आप मैक्सिमम 2000 लोग रखें, और 2000 लोग रखने के लिए यानी 2000 लोगों का एग्ज़ाम करवाने के लिए जो CSS का एग्ज़ाम है वो 2000 का करवाने के लिए आप इससे पहले एक MCQs टेस्ट लें जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट उन्होंने नेम दिया। और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें जो मतलब इसमें जो कम्पिटेंट लोग होंगे वो आगे आएंगे और बाकी जो लोग होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और इससे हम क्या होगा कि इससे हम जो एग्जामिनेशन बॉडी है जो हमारे इंस्टीट्यूशन है लाइक FPSC है उसको मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट ऑलमोस्ट अगर आप फेब में एग्ज़ाम देते हैं तो आपका रिज़ल्ट अक्टूबर में आता है। तो इससे उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना होना चाहिए। इंडक्शन के हवाले से उन्होंने ये एक रिकमेंडेशन। दूसरे नंबर पर ट्रेनिंग है। स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट जो है उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती ट्रेनिंग की। जो इन्होंने रिकमेंड किया है कि अब स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और ये इक्वल सतह पे जो है ये ट्रेनिंग जो है ना ये लेंगे, ठीक है। और जो स्पेशलिस्ट हैं उनको फोकस दिया जाएगा, उनको ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। और पाकिस्तान में वैसे भी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं PM कमीशन के मुताबिक उनमें जो एवेल्यूएटेड कास्ट है उससे 150% ज़्यादा पाकिस्तान में उसकी कास्ट आती है। क्यों? क्योंकि उसमें पाकिस्तान में जो स्पेशलिस्ट हैं लाइक जैसे अब इंजीनियर्स हैं, जैसे PWD में हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट में हैं, उनमें क्या होता है कि उनको प्रॉस्पेक्ट्स और वो फ्यूचर नहीं मिलता। और वो जब उनको फ्यूचर नहीं मिलता तो वो जो है ना वो रिलेक्टेंटली काम करते हैं, और जब वो रिलेक्टेंटली काम करते हैं तो फिर वो करप्शन करने पर और अपनी ज़्यादा जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको यूज़ करके वो करप्शन करते हैं, ठीक है। और फिर में इसमें फेवरेटिज्म, क्योंकि उनमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होते नहीं हैं। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे नहीं होते? डॉक्टर इशरत हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान में 18वें से 19वें ग्रेड में जाने के लिए 12 साल दरकार है। तो इस हवाले से उन्होंने ये प्रपोज़ किया है कि ट्रेनिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए स्पेशलिस्ट को और जर्नलिस्ट को, ठीक है, क्योंकि एक कैडर ऑफिसर होते हैं और एक नॉन कैडर ऑफिसर होते हैं। चूँकि इसमें उन्होंने 4 क्लस्टर बनाया है। 4 क्लस्टर कौन से? अगर वैसे क्लस्टर्स की ऑल ओवर बात करूँ तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लस्टर है, एक टेक्निकल सर्विसेज का है, एक इकोनॉमिक जो है ना वो क्लस्टर है, और चौथे नंबर पे है सोशल सर्विसेज का एक क्लस्टर है। तो ये 4 क्लस्टर्स में ये स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट जो हैं ये दोनों इक्वल ट्रेनिंग करके जाएंगे, ठीक है। 17 से ये स्टार्ट लेंगे। इसके तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। पुराने वक्तों में ACR का कंसेप्ट था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का, जो कि 3-4 जो टॉप ऑफिसर्स होते थे या कोई एक इंडिविजुअल होता था वो जूनियर ऑफिसर की परफॉर्मेंस को जो है ना वो ऐसे ही फेवरेटिज्म के उसमें करके वो बेहतर कर देता था और उसकी जो है ना प्रमोशन हो जाती थी। लेकिन अब डॉक्टर इशरत हुसैन ने जो है ना KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का एक कंसेप्ट जो है ना वो दिया है। इसमें क्या होगा कि जो ACR है उसको रिप्लेस किया जाएगा और ACR का वेटेज कम कर दिया
जाएगा। KPI में क्या होगा कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में ऑलमोस्ट एक 30 मार्क्स बनाए जाएंगे, उसमें प्री डिफाइंड जो है ना एट्रीब्यूट्स रखे जाएंगे। उन एट्रीब्यूट्स को जो है ना एक कमेटी होगी, जो कमेटी के सामने आपको उनको कमेटी आपको आपकी वैल्यूएशन करेगी और उस वैल्यूएशन की बुनियाद पे आपको आपकी परफॉर्मेंस को जो है ना वो एनालाइज किया जाएगा। और ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे ये मंथली भी होंगे, ये क्वार्टरली भी होंगे और ये एनुअली भी होंगे। मतलब आपको टास्क दिया जाएगा, आपका देखा जाएगा कि आप कितने फोकस्ड हैं और आपने कितना काम किया है। तो ये एक बहुत अच्छा एक सेटअप है और मेरे ख्याल में इसमें जो है ना एक परसेंटेज रखी गई है कि 20% जो होंगे वो जो है ना आउटस्टैंडिंग होंगे। इसमें 20% आउटस्टैंडिंग होंगे, जो 60% हैं वो सेटिस्फैक्ट्री जो है ना वो उनको उस कैटेगरी में रखा गया कि वो सेटिस्फैक्ट्री काम करें, 60% जैसे होते हैं ऑलमोस्ट। तो और 20% जो है ना वो बिलो द एवरेज हैं। तो इनकी बुनियाद पे, इन पॉइंट्स की बुनियाद पे जो अगर 20% में अगर कोई फॉल करेगा, जो आउटस्टैंडिंग है उनको उस हिसाब से जो है उनको परफॉर्मेंस भी उनकी जो है ना एवेल्यूएट की जाएगी, उनको तरक्की भी दी जाएगी और उनका जो उनकी सैलरी है उसमें भी वो इजाफा किया जाएगा। चौथे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कैरियर प्रोग्रेशन एंड प्रमोशन। फ़र्ज़ करें कि आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में, आप चले जाते हैं जॉइंट सेक्रेटरी बनकर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में। वहाँ पे आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका तो बैकग्राउंड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या किया है कि 17-18 में तो सारे वर्क करेंगे, बट जब आप 19 ग्रेड तक पहुँचेंगे तो उसके लिए एक उन्होंने कैडर सिस्टम बनाया, मतलब क्लस्टर हैं, चार क्लस्टर बनाए उन्होंने, रिकमेंड किए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, एक टेक्निकल सर्विसेज का क्लस्टर होगा, एक इकोनॉमिक का होगा और चौथे नंबर पे होगा सोशल सर्विसेज का एक क्लस्टर। तो कोई भी है वो एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पे इन चारों में जा सकता है। मतलब इस इशू को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो स्पेशलिस्ट को अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है उसमें काम करने का मौका मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट डिकेड में पाकिस्तान में क्या हुआ है कि ये ऐसा करने को नहीं मिला, जिसकी वजह से हम आज उसके ड्रॉबैक्स देख रहे हैं। सेकेंड लास्ट पे जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या है उसमें उन्होंने 3 स्लैब्स जो है ना वो रिकमेंड किए हैं कि जो आउटस्टैंडिंग होंगे, आउटस्टैंडिंग को 25% जो है ना वो इंक्रीमेंट उनकी सैलरीज में होगा और जो 60% मैंने बताया था कि जो सेटिस्फैक्टरी काम करेंगे उनको 10 to 15% देंगे और जो बिलो द एवरेज होंगे उनको 6%। अब यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट बैंक का जो मॉडल है वो अपनाया जाएगा और जो अभी स्टेट बैंक में चल रहा है उस मॉडल को अपनाया जाएगा और यहाँ पे जो है ना 17 ग्रेड से जो अबव जो ग्रेड्स हैं वो क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों को जो है ना मौका दिया जा सके। और इसमें क्या होगा कि जो इन रिकमेंडेशंस का जो सोल पर्पज़ है डॉक्टर इशरत हुसैन के मुताबिक वो ये है कि किसी को उन्होंने किसी को निकालना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसमें कब्ज़ हैं, जो इसमें वो लोग हैं जो कि काली भेड़ें हैं, जो कि ब्लैक शीप्स हैं, उनकी निशानदेही करना है और परफॉर्मेंस बेस्ड एक इंटीग्रेटेड एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच है जिसको अपनाकर वो इसको जो है ना इसमें रिफॉर्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लास्ट उनकी रिकमेंडेशन है वो 60 to 63 ईयर जो है ना उन्होंने एज रिकमेंड की है और यहाँ पे भी स्टेट बैंक का जो है ना मॉडल अपनाया जाएगा रिटायरमेंट के हवाले से। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट में क्या है कि हमारा जो पेंशन जो बजट है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, जो कि फ्यूचर में एक्सप्लोड हो सकता है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पे एंड पेंशन कमीशन जो है 2010 और 11 में जब मैं चेयरमैन था तो वो जो कमीशन है वो रिकमेंड कर सकता है कि जो पेंशन है पेंशन कमीशन जो है वो रिकमेंड कर सकता है कि इसको किस तरह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जो है ना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के तहत जो है ना इसको चलाया जा सकता है। इसमें अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, ये कुछ चेंज होंगी और बाकी कुछ रहती हैं। अपनी राय को आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।